हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम पढ़ेंगे सोशल साइंस से हिस्ट्री का लास्ट चैप्टर नंबर 7, प्रिजर्वेशन ऑफ अवर हेरिटेज। पर ये चैप्टर पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपके बोर्ड एग्जाम जब तक खत्म नहीं हो जाते, हम तब तक आपके लिए वीडियोस लेकर आएंगे। तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 7, प्रिजर्वेशन ऑफ अवर हेरिटेज। तो अभी तक हमने देखा हमारे इंडियन हेरिटेज के बारे में। अब हम देखेंगे इन सारे हेरिटेज को हमको क्यों प्रिजर्व करना चाहिए और कैसे प्रिजर्व करना है, और ये हमारे नेशन के लिए क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। सो इंट्रोडक्शन, इंडिया हैज अ यूनिक प्लेस इन द वर्ल्ड। देयर हैज बीन अ रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया इन द फील्ड ऑफ नॉलेज, साइंस, रिलीजन, कल्चर एंड आर्ट। ये तो हमने देख ही लिया कि इंडिया का इन सारे फील्ड में बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन है। इंडिया हैज रिच एंड इनिमिटेबल हेरिटेज। रिच, ठीक है, रिच तो है ही, लेकिन इनइमिटेबल का मतलब होता है जिसको कोई कॉपी ना कर सके। ओके, इम्पॉसिबल टू कॉपी, ऐसा हेरिटेज है इंडिया का। अवर हेरिटेज शोज एन इंपीरियल डिग्निटी ऑफ एशियंट इंडिया। इंपीरियल यानी कि क्या होता है, रिलेटेड टू किंगडम। हमारे राजा हुआ करते थे, तो उन सब की ये डिग्निटी दर्शाता है हमारा जो हेरिटेज है वो। That is why we should be committed towards the preservation and conservation of our heritage, which is utmost demand of the present time। और आज की जरूरत ये है कि हमको हमारे हेरिटेज को बचाना है, उसको प्रिजर्व करना है और कंजर्व करना है, ठीक है। सो नीड फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ अवर कल्चर हेरिटेज, हमको हमारे कल्चरल हेरिटेज को बचाने की जरूरत है। फर्स्ट ऑफ ऑल, द हेरिटेज ऑफ इंडिया इज मल्टीफेरियस। का मतलब क्या होता है, वी हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ कल्चर, ठीक है, विच ब्रिंग्स ग्लोरी टू द नेशन। आपको पता ही है कि इतना ज्यादा डाइवर्सिटी किसी भी दूसरे नेशन में नहीं है जितनी इंडिया में है। कल्चर हेरिटेज अकोमोडेट्स, क्या क्या आता है कल्चर हेरिटेज में, सो स्कल्पचर, आर्किटेक्चर, लिटरेचर, आर्ट्स और नेचुरल हेरिटेज। और ये जो हमारा कल्चर हेरिटेज है ये किसकी वजह से खराब हो रहा है, तो मैनमेड और नेचुरल डिजास्टर्स आर एडवर्सली अफेक्टिंग अवर हेरिटेज, इसलिए हमको इसको प्रिजर्व करने की जरूरत है। पीपल ऑफ अवर कंट्री रिस्पेक्ट अवर हेरिटेज बाय एसोसिएटिंग इट विद देयर ओन आइडेंटिटी। हम क्या करते हैं, हेरिटेज को अपनी आइडेंटिटी समझते हैं और इसलिए हम उसकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो राजस्थान में कुंभलगढ़ फोर्ट है, आप उसकी जब हिस्ट्री जानेंगे, उसकी जो वॉल है वो सेकेंड लार्जेस्ट है आफ्टर ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। तो जब आप कुंभलगढ़ फोर्ट या उसकी जब हिस्ट्री जानेंगे तो आपको बहुत ही प्राइड फील होगा इंडियन होने पर, ठीक है। तो बस यही रीजन है कि हम हेरिटेज को अपनी डिग्निटी के साथ ज्वाइन कर लेते हैं और इसलिए हम उसकी इतनी रिस्पेक्ट करते हैं। देन Therefore, it is necessary to develop इन सारे हेरिटेज की तरफ हमारा एक पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करना बहुत जरूरी है। We should preserve vanishing arts। vanishing arts यानी कि ऐसे आर्ट्स जो अब खत्म हो रहे हैं। ये देखो, जैसे ये है पाटन, पटोला ऑफ पाटन, तो आज बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जिनको ये आर्ट आती हो। So an architecture so that upcoming generation can be inspired by the works done by our ancestors। तो इनको हमको ये जो आर्ट्स है जो खत्म हो रही हैं इनको भी प्रिजर्व करना है, आर्किटेक्चर्स को प्रिजर्व करना है, ताकि जो आने वाली जनरेशन है वो हमारे एंसेस्टर्स के किए गए काम से इंस्पायर हो सके। Our negligence is chiefly responsible for its degradation। नेग्लिजेंस यानी कि होता है लापरवाही, तो हमारी लापरवाही की वजह से ही ये सारे आर्ट्स और हमारा हेरिटेज डिग्रेड हो रहा है। Therefore ये बहुत जरूरी हो गया है कि हमको इसको प्रिजर्व करना है। देन नेसेसिटी ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चरल हेरिटेज। अवर हेरिटेज इज द आइडेंटिटी ऑफ द नेशन, है ना। जैसे कितने सारे फॉरेनर्स आते हैं, अगर आप किसी भी टूरिस्ट को ताजमहल बोलते हो वो तुरंत उसके दिमाग में कंट्री आ जाती है इंडिया। तो हमारा जो हेरिटेज है वो हमारे नेशन का रिप्रेजेंटेटिव है, इसलिए अवर हेरिटेज इज द आइडेंटिटी ऑफ द नेशन। द कंट्री विच इग्नोर्स इट डज नॉट have any future as heritage is our guide। और जो कंट्री अपने हेरिटेज को इग्नोर करती है उसका कोई फ्यूचर नहीं होता, क्योंकि जो हमारा हेरिटेज है वो एक गाइड की तरह काम करता है। जो एरर्स हमने पास्ट में कमिट किए हैं वो हम प्रेजेंट में सुधार सकते हैं और फ्यूचर में अच्छा प्लान, फ्यूचर के लिए अच्छा प्लान बना सकते हैं। इसलिए हेरिटेज एक्ट्स एज अ गाइड टू डिसाइड द डायरेक्शन ऑफ अवर डेवलपमेंट। डेवलपमेंट तो हर कोई कर रहा है, लेकिन वो डेवलपमेंट किस डायरेक्शन में होना चाहिए ये हमको हेरिटेज बताता है।
हेरिटेज इज नेसेसरी फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ न्यू कॉन्शियसनेस अक्रॉस द कंट्री। न्यू कॉन्शियसनेस का मतलब होता है कि लोगों को अवेयर रखना अपनी सराउंडिंग के लिए, लोगों को रिस्पॉन्सिबल बनाना अपने हेरिटेज के लिए, ठीक है। सो इट इज नेसेसरी टू ब्रिंग अवेयरनेस अमंग द पीपल रिगार्डिंग द डैमेज डन टू द प्लेसेस ऑफ कल्चर एंड नेचुरल हेरिटेज। हमारे लोगों को भी पता होना चाहिए कि हमारे जो हेरिटेज है उनके साथ क्या क्या नुकसान हो चुका है और हमको उनको प्रिजर्व कैसे करना है और क्यों करना है। तो इसके लिए सिर्फ और सिर्फ सब गवर्नमेंट पे छोड़ दोगे तो नहीं चलेगा, हमारी भी यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। सो कॉमन पब्लिक ऑल्सो शुड पे देयर वाइटल रोल फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ अवर हेरिटेज। हमको भी उतना साथ देना है। ग्रेटर डैमेज, और हमारे हेरिटेज को सबसे ज्यादा डैमेज किसने किया? तो जितने भी फॉरेन इन्वेजन हुए उससे हुए। देखो यहाँ पे एग्जाम्पल में मैंने आपको नालंदा यूनिवर्सिटी देख के रखी है। तो नालंदा यूनिवर्सिटी किसने डिस्ट्रॉय की थी? तो बख्तियार खिलजी। तो ये एक एग्जाम्पल है कि या तो हमारी अनअवेयरनेस की वजह से, और दूसरा जितने भी फॉरेन इन्वेजन हुए उन्होंने काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाया हमारे हेरिटेज को। सो हमारी ये मॉरल ड्यूटी बनती है और गवर्नमेंट की भी, ठीक है, दोनों की, कि हमको हेरिटेज को प्रिजर्व और कंजर्व करना है। नाउ टूरिज्म इंडस्ट्री एंड अवर कल्चर। टूरिज्म इंडस्ट्री की बात करें अगर हम, तो इंडिया में ये इंडस्ट्री एक रैपिड ग्रोइंग इंडस्ट्री है, क्योंकि इंडिया का जो ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी है उसकी वजह से लोग अट्रैक्ट होते हैं। फिर हमारा जो इतना रिच कल्चर है, हेरिटेज है, उसकी वजह से काफी टूरिस्ट इंडिया में आते हैं। और आपको पता है बाय 2028 ऐसा अंदाजा है कि 2028 तक जितने लोग इंडिया में आ रहे हैं उनका नंबर पहुंच जाएगा 30.2 मिलियन। 30.2 मिलियन तक ये नंबर पहुंच सकता है। फिर देखो वेरियस साइट्स ऑफ नेचुरल एंड कल्चर हेरिटेज। हमारे यहाँ की कितनी साइट्स ऐसी हैं जो वर्ल्ड यूनेस्को की लिस्ट में है। मैनी पीपल कम टू विजिट। अब यहाँ पे लोग विजिट करने आते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, लेकिन साथ साथ यहाँ पर रिसर्च भी करते हैं कि इतने टाइम पहले इंडिया ने इतना ज्यादा मार्वेलस जो स्ट्रक्चर क्रिएट किया वो कैसे, है ना। सो दिस बूस्ट अवर टूरिज्म एंड ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री। तो ये जो क्यूरियोसिटी है जानने की, इससे भी काफी ज्यादा टूरिस्ट इंडिया में अट्रैक्ट होते हैं और इसकी वजह से हमारा टूरिज्म इंडस्ट्री बढ़ रहा है। अलॉन्ग विद द इकोनॉमिक बेनिफिट्स टू द कंसर्न स्टेट। अब देखो पैसे से रिलेटेड बात करें तो सीधी बात है, अगर बाहर के लोग इंडिया में आ रहे हैं, टूरिज्म बढ़ रहा है, तो इकोनॉमी में तो इफेक्ट पड़ेगा ही, है ना। तो इकोनॉमिकली तो फायदा होता है, लेकिन उसके साथ साथ देखो tourism industry provides appropriate opportunity and proper platform to showcase our multifarious culture, arts and tradition in front of the world। ये जो टूरिज्म है ये हमको एक सही प्लेटफॉर्म देता है कि हम हमारे ट्रेडिशनल आर्ट, ट्रेडिशनल कल्चर को पूरी दुनिया के सामने दिखा सके। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो पुष्कर फेयर होता है राजस्थान में, फिर उत्तराखंड में जो होता है कुंभ मेला, ऐसे काफी सारे फेयर्स है जहाँ पे हजारों में फॉरेन टूरिस्ट आते हैं और वो आके यहाँ पर हमारे लोकल फूड ट्राई करते हैं, लोकल डांस, म्यूजिक, आर्ट्स, हैंडीक्राफ्ट, इन सब चीजों को देखते हैं। तो यहाँ पे टूरिज्म ने क्या किया, हमको एक प्लेटफॉर्म दिया हमारे ट्रेडिशनल और कल्चर आर्ट्स को रिप्रेजेंट करने का। फिर जो टूरिज्म है वो एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड करता है टू द लोकल पीपल, और जो लोकल पीपल की जो आर्ट्स हैं उन्होंने आज भी वो बनाए रखी है। उसका रीजन क्या है कि जो फॉरेनर्स है ना, उनके लिए इंडियन आर्ट्स बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है, उनको बहुत ज्यादा अच्छा लगता है ना। तो वो आते हैं यहाँ, देखते हैं और खरीदते भी हैं। तो इसलिए टूरिज्म की वजह से जो आर्ट्स खत्म होने जा रही थी वो आर्ट्स आज जिंदा रखी हैं ड्यू टू टूरिज्म। देन अब इंडिया अर्न्स फॉरेन एक्सचेंज फ्रॉम द फॉरेनर्स। जब यहाँ पे फॉरेनर्स आते हैं तो फॉरेन एक्सचेंज तो हम अर्न करेंगे, तो सीधी बात है। देन इंट्रोड्यूसिंग अ हेट्रोजीनियस कल्चर। इंडिया का कल्चर कैसा है, मिक्सचर है बहुत सारे कल्चर का, जिसको हम क्या बोलते हैं, हेट्रोजीनियस। और यही रीजन है कि पूरे इंटरनेशनल लेवल पर इंडिया की एक अलग ही पहचान है। देन टूरिज्म एनकरेजेस एक्टिविटी, जैसे कि फोटोग्राफी हो गया, हॉर्स राइडिंग, बोटिंग, जहां जहां टूरिज्म देखने को मिलता है वहां ये सारी चीजें चालू हो जाती हैं। तो इनको एम्प्लॉयमेंट मिल गया। उसके अलावा जो स्ट्रीट हॉकर्स होते हैं उनको भी एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है, वो अपना किसी का भी ठेला लगा सकते हैं, खाने पीने का हो गया या फिर कुछ हैंडीक्राफ्ट्स का हो गया। ओके, सो वेराइड कल्चर, इंडिजिनस आर्ट्स एंड द फ्यूचर हैव गॉट अ प्रॉपर प्लेटफॉर्म फॉर द डेवलपमेंट। और इस टूरिज्म की वजह से हमारे हैंडीक्राफ्ट, आर्ट और इंडिजिनस कल्चर को एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है आगे बढ़ने का, डेवलप होने का। ठीक है, नाउ प्रिजर्वेशन ऑफ हेरिटेज एंड मेजर्स टू कंजर्व इट। क्या क्या गवर्नमेंट ने स्टेप्स उठाए हैं, कौन कौन से एक्ट आए हैं, वो सब हम देखेंगे।
ओके, सो पहला है इंडियन गवर्नमेंट हैज कॉन्स्टिट्यूटेड, 1 मार्क्स में पूछा जाएगा इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ कब कॉन्स्टिट्यूट हुआ था? सो ईयर याद रखना है 1952। किस लिए? वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए, और उसके लिए कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ के लिए जितनी भी चीजें चाहिए होती हैं वो सब ये बोर्ड प्रोवाइड करता है, और गवर्नमेंट को सजेशन भी देता है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ, कि देखो इन लोग को प्रिजर्व वाइल्ड लाइफ कंजर्व करनी है, लेकिन उसके साथ साथ नेशनल पार्क, बर्ड सेंचुरी, जोलॉजिकल गार्डन्स, इन सबको भी डेवलप करो। ओके, देन वी हैव वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, अगेन 1 मार्क्स, इनैक्टेड इन 1972। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया था 1972 में, और इन्होंने काफी सारे रीजन्स को एक फर्म स्टेटस दिया कि ये जो रीजन है ये नेशनल पार्क है, ये सेंचुरी है या बायो रिजर्व है। तो फर्म स्टेटस देने वाला कौन सा एक्ट था? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। और जब ये बना तो उसके बाद हमारे काफी सारे नए नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और बायो रिजर्व भी एस्टैब्लिश किए गए। The laws of our country for the preservation of our heritage have a wide perspective. देखो, जब preservation of heritage की बात होती है ना, तो उसके साथ साथ आसपास जितना भी vegetation है उसको भी प्रिजर्व किया जाता है, वाइल्ड लाइफ को प्रिजर्व किया जाता है, और वहां पे रह रहे लोगों का भी ख्याल रखा जाता है। इसलिए हेरिटेज, प्रिजर्वेशन ऑफ अवर हेरिटेज का जो कॉन्सेप्ट है, जो पर्सपेक्टिव है, वो बहुत वाइड है, सिर्फ हेरिटेज तक सीमित नहीं है। Strict laws have been framed to stop the destruction of vanishing vegetation and wildlife. तो जितने भी vegetation या wildlife खत्म हो रहे हैं ना, कितने सारे wildlife on the verge of extinction है, तो ये सब रोकने के लिए काफी सारे गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्ट लॉ भी बनाए हैं। अगेन 1 मार्क्स में पूछेगा कि इन सब के लिए कौन सी सोसाइटी है जो सबसे पुरानी है, काम कर रही है? सो बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, दिस इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट ऑफ इट्स काइंड एंड एस्टैब्लिश्ड इन 1883, जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन और हेरिटेज प्रिजर्वेशन पर काम कर रही है। नाम क्या है? बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, एस्टैब्लिश्ड इन 1883। इसके अलावा आज हमारे पास है गिर फाउंडेशन, नेचुरल क्लब, एसेट्रा इंस्टीट्यूशंस आर डूइंग नोटेबल वर्क ऑफ एनवायरमेंटल प्रिजर्वेशन। ये लोग भी हैं जो आज एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए काम कर रहे हैं। रियलाइजिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ अवर हेरिटेज, अब जब हमको पता चला कि हेरिटेज को प्रिजर्व करना इतना जरूरी है, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स हैं उन्होंने क्या बोला कि इसको हम कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो हमारे हेरिटेज को प्रिजर्व करना ये मैंडेटरी है और ये कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड कर दिया गया है। Now, Ancient Memorials and Archaeological Sites and Remains Act, अब ये देखो, जितना डेंजरस और जितना हार्मफुल फैक्टर्स बढ़ते जा रहे हैं हमारे हेरिटेज के रास्ते में, तो हमको उतनी ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन और एफर्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। सो हेंस वेरियस प्रोटेक्टिव मेजर्स हैव बीन टेकन फॉर द सेफगार्ड ऑफ हेरिटेज। जितने ज़्यादा डेंजर फैक्टर्स होंगे, हार्मफुल फैक्टर्स होंगे, तो सामने हमको उतना ही स्ट्रिक्ट लॉज या एक्शन लेने पड़ेंगे। एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट कब एस्टैब्लिश हुआ था? 1958। 1 मार्क्स का क्वेश्चन। दिस एक्ट सजेस्ट फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ एंटिक आर्टिस्टिक वर्क, क्या क्या प्रिजर्व करना है? सो एंटिक चीजें जो हो गई, फिर रिलीजियस प्लेसेस, हिस्टोरिकल मेमोरियल्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स। Then, the Archaeological Act ensures that no person or agency can conduct archaeological excavation without the permission to government. बिना गवर्नमेंट की परमिशन लिए कोई भी ग्रुप या कोई भी पर्सन एक्सकेवेशन नहीं कर सकता, क्योंकि एक्सकेवेशन करना सबके बस की बात नहीं होती है। अगर हमको हमारे हिस्टोरिकल साइट को एक्सकेवेट करना है तो इस तरीके से, ताकि वो डैमेज ना हो। अगर ऐसे कोई भी करने लग जाए तो फिर तो जो बचा हुआ है वो भी खत्म हो जाएगा। तो जब ये एक्ट आया कि बिना गवर्नमेंट की परमिशन से कोई भी एक्सकेवेशन एक्टिविटी नहीं हो सकती, तो इसने काफी सारे क्लैंडस्टाइन एक्सकेवेशन को रोक दिया। क्लैंडस्टाइन का मतलब क्या होता है? सीक्रेट। जो लोग चोरी छुपे एक्सकेवेशन करते हैं ना, वो सारी एक्टिविटीज बंद हो गई, और इस वजह से काफी ऐसे हेरिटेज साइट्स हैं जो आज भी हमने प्रिजर्व करके रखी हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड सम हिस्टोरिकल प्लेसेस एज नेशनल मॉन्यूमेंट्स। फिल इन द ब्लैंक्स में बहुत बार पूछा गया है कि गवर्नमेंट ने कुछ हिस्टोरिकल प्लेसेस को क्या डिक्लेयर किया है? सो नेशनल मॉन्यूमेंट्स। और इन नेशनल मॉन्यूमेंट्स को प्रिजर्व करने का काम कौन करता है? डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी। क्लियर? कौन करता है इनको प्रिजर्व करने का काम? डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी। क्लियर? नेक्स्ट, हाउएवर दीज हेरिटेज साइट्स विल नॉट बी प्रिजर्व जस्ट बाय फ्रेमिंग, यानी कि सिर्फ लॉज बना दिए बस हो गया? नहीं, यहाँ पर लोगों को एक
मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी समझनी पड़ेगी अपनी, कि हमारी भी जिम्मेदारी बनती है इन सारी हेरिटेज साइट्स को प्रिजर्व करने की। आपने देखा होगा लोगों में कितना कम सिविक सेंस है अभी भी इंडिया में। कहीं पे भी जाते हैं तो प्लास्टिक की बॉटल्स यूज कर रहे हैं। आप अपनी एक बॉटल ले लो और देखो रिफिल करने के लिए बहुत सारी फैसिलिटीज हैं, तो बार बार उसी को रिफिल करो, लेकिन नहीं, प्लास्टिक बॉटल लेकर चलना है और चलो ले भी ली, कहीं पे भी फेंक देना है। तो ये सारी जो चीजें हैं ये अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी मेंटेन साइट्स ऑफ हेरिटेज व्हिच आर ईदर डिस्ट्रॉयड और ऑन वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। तो या तो जो खत्म हो चुकी है या फिर जो खत्म होने की कगार पर है, ये सारी हेरिटेज साइट्स को डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी मेंटेन करता है। While taking up the work of maintenance of monuments, one should keep in mind that they should preserve in such a manner so that it retains its original shape, size and condition intact। यानी कि अब देखो प्रिजर्वेशन की बात हो रही है, तो यहाँ पे एक्सकेवेट तो करते होंगे, तो वही बात है कि अगर आप कोई भी मॉन्यूमेंट्स को मेंटेन कर रहे हो, प्रिजर्व कर रहे हो, तो इस तरीके से करो कि उसका जो ओरिजिनल शेप, साइज या कंडीशन है ना वो खराब ना हो। क्लियर? इस तरीके से हमको सारे मॉन्यूमेंट्स को प्रिजर्व करना है। Then Department of Archaeological Survey of India has more than 5,000 monuments and sites under its protection। पूरा नाम डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसके अंडर 5,000 मॉन्यूमेंट्स ऐसे हैं जिनका ये प्रोटेक्शन कर रहा है। अब देखो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया उन्होंने, संगमेश्वर टेम्पल और पापनाशम टेम्पल। ये कहाँ पर है? ये आंध्र प्रदेश में थे और ये सबमर्ज हो गए सी में ड्यू टू कंस्ट्रक्शन ऑफ नागार्जुन सागर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। देखो कौन सा? संगमेश्वर टेम्पल और पापनाशम टेम्पल, ये पानी में डूब गए। रीजन क्या था? वहां पर डैम का कंस्ट्रक्शन हुआ था, नागार्जुन सागर डैम का, इस वजह से। तो इन दोनों टेम्पल को शिफ्ट किया गया। कहाँ शिफ्ट किया गया? आलमपुर, आंध्र प्रदेश ने। और ये किसने किया? ASI ने। अब शिफ्ट कैसे किया? तो ये जो टेम्पल है ना रॉक से बना हुआ है, तो इसको कर दिया डिसमेंटल और फिर आलमपुर जाके उस ये जो रॉक्स है उनको ब्लॉक वाइज एज इट इज सेट कर दिया। तो डिसमेंटल किया यहाँ से, फिर उसको शिफ्ट कर दिया आलमपुर, क्या लिखा है? महबूब नगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। क्लियर? तो टेम्पल का नाम है संगमेश्वर टेम्पल और पापनाशम टेम्पल, जिसको डिसमेंटल करके, कहाँ से? आंध्र प्रदेश में थे ये, तो इनको यहाँ से डिसमेंटल करके दूसरी डिस्ट्रिक्ट ले गए जिसका नाम है आलमपुर, महबूब नगर डिस्ट्रिक्ट। क्लियर? चलो नाउ ताजमहल ऑफ आगरा, ये वन ऑफ द 7 वंडर्स है। एयर पॉल्यूशन कॉज बाय मथुरा ऑयल रिफाइनरी, ये है मथुरा ऑयल रिफाइनरी। तो इसका इस रिफाइनरी का जो पोल्यूशन है उसकी वजह से ये जो ताजमहल का एकदम व्हाइट मार्बल है ना वो पेल और डल हो गया। ठीक है, ये पूछा जाता है कि कौन सी रिफाइनरी की वजह से या कौन सी इंडस्ट्री की वजह से ताजमहल का जो व्हाइट मार्बल का कलर है वो डल और पेल पड़ रहा है। तो उसका आंसर है मथुरा ऑयल रिफाइनरी। द डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी टुक सुटेबल स्टेप्स टू क्लोज द इंडस्ट्रीज स्प्रेडिंग एयर पॉल्यूशन इन इट्स नेबरहुड। Regular cleaning of the structure has brought back the brightness of the ताजमहल। तो देखो इन्होंने काफी ज्यादा ट्राई किया कि ऐसी इंडस्ट्रीज जो एयर पोल्यूशन कर रही हैं ताजमहल के आसपास उनको बंद किया जाए और फिर बाद में ये रेगुलर सफाई करते रहते हैं, जिसकी वजह से जो चमक है ताजमहल की वो वापस आ चुकी है। ओके चलो, तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि अगर आप 10 GSEB में हैं और अपने बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से करना चाहते हैं तो हमने आपके लिए कोर्स लॉन्च किया है जिसका नाम है वॉरियर बैच। इसमें हम आपको पढ़ाएंगे 2 सब्जेक्ट, मैथ्स और सोशल साइंस। इसमें आपको प्रोवाइड किया जाएगा लाइव लेक्चर्स, उसके साथ साथ रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन, रेगुलर टेस्ट कंडक्ट कराए जाएंगे और आप हमको ऐप में मैसेज करके अपने डाउट्स कभी भी क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा गाला पेपर सॉल्यूशन, दोनों ही सब्जेक्ट के गाला पेपर वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा और आपको सॉल्यूशन की PDF भी मिल जाएगी। फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर फ्रॉम 2022 टू 2025, इसका भी वीडियो सॉल्यूशन प्लस सॉल्यूशन की PDF भी आपको हमारे ऐप में मिल जाएगी। चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड ऑब्जेक्टिव्स, दोनों ही सब्जेक्ट के IMP क्वेश्चंस चैप्टर वाइज और IMP ऑब्जेक्टिव्स मिलेंगे आपको। देन टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज सॉल्यूशन सोशल साइंस, मैथ्स की जो टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज है उसका तो आपको यूट्यूब पर मिल ही रहा है, लेकिन सोशल साइंस में भी जो टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज है उसका सॉल्यूशन भी आपको ऐप में मिल जाएगा। चैप्टर्स वाइज हैंड रिटन नोट, सोशल साइंस में जो सारे चैप्टर्स हैं उन सबके हैंड रिटन नोट्स की PDF आपको मिल जाएगी। इंट्रोडक्शन प्लस एक्सरसाइज सॉल्यूशन PDF, मैथ्स में आपको जितने भी चैप्टर्स हैं उनका इंट्रोडक्शन और सारे एक्सरसाइज की सॉल्यूशन की PDF, ये सारी चीजें हम हमारे ऐप में प्रोवाइड करेंगे आपको। हमारे ऐप का नाम है UGT, जो प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, और अगर आप ऐप स्टोर से डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका नाम है माई इंस्टीट्यूट।
तो आज ही हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए और कोर्स परचेज कीजिए। ऑल द बेस्ट। नाउ आवर रोल इन द प्रिजर्वेशन ऑफ द म्यूजियम्स। अब हमारे अपने रोल की बात करेंगे। सो अकॉर्डिंग टू अगेन इंडियन ट्रेजर ट्रोव एक्ट 1876, इंडियन ट्रेजर ट्रोव एक्ट 1876, अगर कोई सिटीजन suddenly finds any ancient, artistic and antique article from a house, field, well, lake, etc. while digging, then he has to immediately notify to the officer of archaeological department. इस एक्ट के हिसाब से, इंडियन ट्रेजर ट्रोव एक्ट 1876 के हिसाब से, अगर किसी भी पर्सन को कहीं पर भी एक ऐसा आर्टिस्टिक एशियन यानी कि बहुत पुराना कुछ आइडल मिल गया है ना, या फिर कुछ एक एंटिक पीस मिल जाता है डिग करने के टाइम है ना, या तो किसी फील्ड से, वेल, लेक से, कहीं से भी, तो उसको सबसे पहले किसको इन्फॉर्म करना पड़ेगा? ऑफिसर ऑफ आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट। क्लियर? घर ले जाना नहीं है, हमको इन्फॉर्म करना है गवर्नमेंट को कि ये एंटिक पीस हमको यहाँ से मिला है। विद दिस स्मॉल इफेक्ट, सिर्फ आपकी एक इंफॉर्मेशन देने से दे कैन प्रिजर्व वैल्यूएबल थिंग्स विच कुड हैव बीन लॉस्ट ड्यू टू केयरलेसनेस। तो आपके सिर्फ एक इंफॉर्मेशन से गवर्नमेंट ये सारी एंटिक चीजों को प्रिजर्व कर सकता है जो कि हम खो बैठते हैं। देन गवर्नमेंट हैज ट्राइड टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग पर्सनल और प्राइवेट म्यूजियम्स कंसिस्टिंग एक्सपेंसिव आर्टिस्टिक पीसेस अंडर द एक्ट ऑफ 1972। तो सारे ऐसे म्यूजियम्स जहाँ पे बहुत महंगे महंगे आर्ट पीस रखे हुए हैं, उन सब की इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट के पास होती है। ठीक है, मतलब ध्यान रखते हैं गवर्नमेंट के कहाँ कौन सी चीज़ हैं। ये सारे हैं आर्टिस्टिक या एंटिक पीस ऑफ इंडिया। ठीक है, ये नटराज तो आपने पहले भी देखा है, फिर ये गणेश की मूर्ति, दीज ऑल आर एंटिक आइटम्स ऑफ इंडिया। ओके, नाउ if central and state governments, UNESCO and NGOs are performing their duty to preserve our valuable heritage, then as individual one should play an effective role in that direction। सब अगर काम कर रहे हैं तो थोड़ी सी जिम्मेदारी हमारी भी बनती है कि इनका हम साथ दें। Students as well as common public should gain the knowledge of unfamiliar places, monuments, ancient remains, etc। यानी कि अभी हम जो बच्चे हैं आज के, उनको खुद के इंडिया के बारे में नहीं पता है, तो इसलिए उनको सारी वो चीज़ें बताना जिनके बारे में वो अनअवेयर हैं। Then they should help in preservation and protection. Everyone should take care of these monuments by preparing the list of all heritage sites. School, college, NGO should conduct program to visit the historical places and sites, speeches, exhibition, discussion, seminars to create awareness। अब क्या करना चाहिए स्कूल, कॉलेजेस में, एनजीओज में, कि एक टूर ऑर्गेनाइज करे जहाँ पर ये अलग अलग इंडिया के जो हेरिटेज प्लेसेस है ना, वहाँ पर बच्चों को लेकर जाए, उनकी हिस्ट्री के बारे में बताएं और उनके इंपॉर्टेंस के बारे में बताएं, ताकि बच्चे जो हैं वो इस चीज़ से अवेयर रहें और उसके प्रिजर्वेशन की तरफ जो उनका पॉजिटिव एटीट्यूड है वो भी क्रिएट हो जाए। ओके, now if specimen of architecture, sculpture and historical monuments are destroyed once, it is very difficult to restore them to the original form। अगर एक बार हमारा हेरिटेज खराब हो जाता है या बर्बाद हो जाता है तो वो जैसा था उसको वैसा बनाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। So it is our moral duty that they should not be destroyed and shifted to another place। Our country has rich and unique heritage। There are many एशियन पॉन्ड्स, लेक, वेल्स, स्टेप वेल्स है ना, जैसे रानी की वाव हो गई, अडालज भी है, स्ट्रीम्स, स्प्रिंग्स एक्सेट्रा इन डिफरेंट प्लेसेस इन अवर कंट्री। वी शुड टेक स्पेशल केयर। अब कौन कौन से यहाँ कुछ नाम देके रखें तो मालव लेक ढोलका हो गया, फिर रानी की वाव पाटन, वेल ऑफ चंपानेर, भमारियो वेल ऑफ महमदाबाद, नवगान वेल ऑफ जूनागढ़ ड्यूरिंग द मॉनसून। वी शुड कॉन्स्टेंटली कीप एन आई ऑन देयर प्रिजर्वेशन। तो इन सारे लेक्स और वेल को संभाल कर रखना है, ठीक है, खासकर मॉनसून सीजन में। ओके, नाउ क्लीनलीनेस एंड प्रिजर्वेशन ऑफ पिकनिक स्पॉट्स। सब बच्चे जाते हैं, मजे करते हैं और गंदगी करके आ जाते हैं, तो ऐसा नहीं करना है ना। सिविक सेंस जो है वो होना चाहिए। इतने तो पढ़े लिखे हम हैं, है ना, कि हमको समझ में आए कि ये सारी हरकतें नहीं करनी है। ओके, सो सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स आर टेकिंग प्रॉपर स्टेप्स फॉर द क्लीनलीनेस एंड प्रिजर्वेशन ऑफ अवर पिकनिक स्पॉट्स। तो सबसे पहले डू नॉट यूज प्लास्टिक, डू नॉट लिटर एट पिकनिक स्पॉट, यूज डस्टबिन, कहीं पर भी नहीं फेंक देना है, डस्टबिन दिया है उधर पे जाके डालो। डू नॉट स्पॉइल हिस्टोरिकल हेरिटेज ईदर बाय राइटिंग और ड्राइंग पिक्चर, कुछ भी लिख रहे हैं, अपना नाम लिख रहे हैं, दिल बना रहे हैं, तो ये सब चीज़ें नहीं करनी है। देन वेस्ट शुड बी प्रॉपरली डिस्पोज्ड ऑफ। ओके, वेस्ट को सही जगह पर रखना है, डिस्पोज करना है। डू नॉट स्पिट आफ्टर ईटिंग टोबैको या पान। डू नॉट पॉल्यूट सराउंडिंग एरियाज ऑफ हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स। ठीक है, स्पिट नहीं करना है पान वान खा के। देन
extensive care should be taken during monsoon of historical monuments which constitutes, और मानसून में खासकर स्टेपवेल, लेक्स, पॉन्ड, स्ट्रीम, इन सब का ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। फिर बी कॉशियस वाइल क्लीनिंग मॉन्यूमेंट्स, अब मॉन्यूमेंट्स को साफ करते वक्त भी ख्याल रखना है क्योंकि आप केमिकल मेथड यूज कर रहे हैं, पर वो कहीं हार्श ना पड़ जाए हेरिटेज पे, उसकी जो ओरिजिनलिटी है वही खत्म ना हो जाए, तो इसलिए क्लीनलीनेस के टाइम पे भी हमको थोड़ा ध्यान रखना है। और if natural disaster has caused damage to the historical places, make efforts to bring it again to the original form. एकदम वैसे का वैसा तो नहीं कर सकते, लेकिन अगर नेचुरल डिजास्टर की वजह से कुछ हुआ है तो पूरी कोशिश करो कि वो हेरिटेज वापस अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ सके। ओके, देन इंडिया, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, बीइंग वन ऑफ द मोस्ट एशियंट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड, है ना, इंडिया तो दुनिया का सबसे पुराना सिविलाइजेशन है, उसके पास वेरिड एंड रिच कल्चर हेरिटेज है, डाइवर्सिटी है, जो एक यूनिक आइडेंटिटी है इंडिया की। इंडिया हैज फाइन अमालगेशन, यानी कि सबका मिक्सचर है, डिफरेंट कास्ट, कम्युनिटी, रिलीजन, ट्रेडिशन, कल्चर, लैंग्वेज, इन स्पाइट ऑफ हैविंग वैरायटी। देखो, यूनिटी इन डाइवर्सिटी इसलिए कहा गया है कि इतने अलग अलग तरह के लोग हम एक साथ रहते हैं, yet India stands united and undivided. India has proved the feeling of Vasudhaiv Kutumbakam, the whole world is a family. तो इंडिया तो इसी में मानता है वसुधैव कुटुंबकम, जिसका मतलब क्या होता है, the world is a family. और this feeling exists in India since Vedic period, वैदिक टाइम से हमारे अंदर ये फीलिंग है। Let us get thoughts, अच्छा अब ये आपको 1 मार्क्स में फिल इन द ब्लैंक्स में बहुत बार पूछा गया है कि ये जो मैसेज है ना, ये किसका मैसेज है। So let us get good thoughts and vibration from all 4 direction. ये ऋग्वेद का मैसेज है, ठीक है। गुड थॉट्स और गुड वाइब्रेशन फ्रॉम ऑल 4 डायरेक्शन इज द मैसेज ऑफ ऋग्वेद विच शोकेसेस द ग्रैन्यूर एंड ग्लोरी ऑफ इंडियन कल्चर। ये दिखाता है कि हमारी सोच कितनी ऊंची थी, है ना, हम पूरी दुनिया को अपना परिवार मानते हैं। इंडिया हैज स्प्रेड रिलीजियस टॉलरेंस एंड सेक्युलरिज्म अक्रॉस द वर्ल्ड। टॉलरिज्म यानी कि सहन शक्ति, सेक्युलरिज्म यानी कि फ्रीडम टू फॉलो एनी रिलीजन, और ये सीख पूरी दुनिया को इंडिया ने दी है। फिर स्वामी विवेकानंद said the following words in the World's Religious Conference which was held in Chicago, US. तो ये वहीं का फोटो है, वर्ल्ड रिलीजियस कॉन्फ्रेंस जो कि हुई थी शिकागो यूएस में। तब स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा था कि आई एम प्राउड टू से दैट आई रिप्रेजेंट द रिलीजन दैट हैज टॉट द लेसन ऑफ टॉलरेंस, कंपैशन एंड यूनिवर्सल फ्रेटर्निटी टू द वर्ल्ड। ये एक्चुअली हिंदुइज्म को रिप्रेजेंट कर रहे थे स्वामी विवेकानंद। तो उन्होंने कहा कि मैं गर्व महसूस करता हूं क्योंकि मैं एक ऐसे रिलीजन को रिप्रेजेंट करता हूं जिसने पूरी दुनिया को सहन शक्ति, देन दया और भाईचारा सिखाया है। क्लियर? Tolerance, compassion and universal fraternity to the world. These are the words of Swami Vivekanand. India is a secular country. India is a land of multi-religious influence of Hinduism, Islamism, Buddhism, Jainism, Christianity, etc. is seen in Indian culture. Therefore, the torch bearers named our country as Bharatvarsh. और इतना ज़्यादा जो वैरायटी है, इसलिए टॉर्च बियरर्स यानी कि जो हिस्टोरियंस हैं, एशियन हमारे जो एंसेस्टर्स हैं, उन्होंने हमारी कंट्री को नाम दिया भारतवर्ष बाय स्ट्रेसिंग ऑन द यूनिटी विच रिफ्लेक्ट्स अपॉन अवर ब्रॉड आउटलुक। स्ट्रेसिंग अपॉन यूनिटी, हमारी जो एकता है उसके बारे में बहुत ज़्यादा बात की जाती है। होली नेम्ड ऑफ 7 sacred rivers have been used in our prayers, और जो 7 रिवर्स हैं, 7 sacred rivers, उनका नाम हम हमारी प्रेयर्स में भी लेते हैं। People including great sages, Sufi saints, Swami Vivekanand, Dayaram Saraswati, महात्मा गांधी, always shares among peace। और जितने भी ये सारे great sages हैं, इन सब ने किस पर ज्यादा जोर दिया है? सो पीस, कोऑर्डिनेशन एंड यूनिवर्सल ब्रदरहुड, यानी कि जो सबका टारगेट था वो एक ही था, क्या? पीस, कोऑर्डिनेशन और यूनिवर्सल ब्रदरहुड। ओके, नेक्स्ट, यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज द यूनिक फीचर as at the end of the day all the rivers amalgamate into the great ocean. Equivalently our country conglomerates different religion, caste, languages, tradition, creed, customs and festival। देखो एग्जाम्पल दिया है कि एट द एंड सारी जो नदियां हैं वो सागर में मिल जाती है। सिमिलरली इंडिया में आपको सारे रिलीजन, सारे कल्चर एक जगह देखने को मिल जाएंगे। द पीपल ऑफ इंडिया लिव देयर लाइफ विद द फीलिंग ऑफ कोएग्जिस्टेंस,
कैसे भी लोग हो, कोई भी रिलीजन के हो, लेकिन सबका एक साथ एग्जिस्ट करना, ये इंडिया सिखाता है। द पीपल ऑफ इंडिया हैव कंजर्व्ड दिस क्वालिटी एंड हैव वंडरफुली एनहांस्ड इट। हमने हमारे कल्चर को, हमने हमारे ट्रेडिशन को बहुत ही अच्छी तरीके से प्रिजर्व करके रखा है, और यही चीज है जो इंडिया को पूरी दुनिया से अलग करती है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा हिस्ट्री का सेक्शन खत्म होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।